नमस्कार, डीजे न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश सरकार के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के 30 दिन गुरुवार को पूरे हो चुके हैं। हालांकि किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल का तथ्यान्वेषण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, मीमांसा करने के लिए 30 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि पूत के लक्षण पालने में दिखाई दे जाते हैं और सुघड़ गृहिणी जो होती है वो हांडी में से एक चावल निकालकर पूरी हांडी का हाल जान लेती है। जो राजनीतिक मीमांसक हैं, विश्लेषक हैं, उन्होंने इस पूरे 30 दिन में कमलनाथ की चाल चलन का और कमलनाथ सरकार के रवैये का अंदाज मोटे तौर पर लगा लिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शपथ लेने के तुरंत बाद जिस तरह से कमलनाथ ने ऋण माफ़ी का अपना वादा पूरा किया, घोषणा ही सही, उन्होंने तत्काल जिस तरह से ऑर्डर निकाले और उसके बाद शिवराज सरकार में छुट्टे सांड की तरह मदमस्त घूम रही नौकरशाही पर नकेल कसी और बहुत दबंग कलेक्टर मनीष सिंह और कमिश्नर को उज्जैन से जिस तरह से तुरंत फुरंत चलता फिरता किया, उसके बाद कहीं ना कहीं नौकरशाही में एक मैसेज किया गया है कि इस बार घोड़े पर जो सवार बैठा है उसे घोड़े की हर चाल चलन का अंदाज़ा है, उसे पता है कि घोड़े को कब थपकी देना है और कब चाबुक मारना है। ये सही है कि 30 दिन में कई बार कमलनाथ ने यू टर्न भी लिया है। वंदे मातरम का मसला हो, मीसाबंदी का मसला हो या और भी एक आध मसले हों जिसमें वो यू टर्न लेते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इतना तो है कि वक्त है बदलाव का, ये कुछ दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश में कुछ बदला सा माहौल दिखाई दे रहा है, चाहे वो नौकरशाही के स्तर पर हो, चाहे कामकाज की शैली के स्तर पर हो। लेकिन ये बदलाव कैसा है? 30 दिन बाद कमलनाथ को कितने नंबर दिए जा सकते हैं? और इस सुगबुगाहट के बीच कि ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, गठजोड़ की सरकार है, मिली जुली सरकार है, किस तरह से कमलनाथ अपनी सरकार का संचालन कर रहे हैं और किस तरह से ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि ये सरकार स्थायी है, स्थिर है, मजबूत है, मजबूर नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश चोकसे। आप तीनों का बहुत स्वागत है। राजेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि 30 दिन की जो सरकार है, आपको क्या लगता है कमलनाथ जी उस कसौटी पर, जो कार्यकर्ताओं की कसौटी थी, जो आपकी कसौटी थी, या जो आप अंदाज लगाते थे कि हमारी सरकार आएगी तो ये कर गुजरेगी, उस पर लगता है कि 30 दिन में आप उस दिशा, आपकी दिशा सही है, आपने शुरुआत अच्छी की? निश्चित रूप से कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में आना, उसी दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह आ गया था कि कांग्रेस की सरकार अब बन के रहेगी, क्योंकि कमलनाथ बहुत ही अनुभवी नेता हैं और उन्हें राजनीति का एक लंबा अनुभव है और उन्होंने जिस तरीके से पीसीसी का संचालन और अपने बंगले पर रहकर सारी गतिविधियों को अंजाम दिया, उस सरकार बनने की दिशा में दिखने लगा था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। कमलनाथ जी ने जो प्रारंभिक नहीं, मैं बात सरकार बनने की बात की कर रहा हूँ, बन गई। अब जो सरकार बनने के बाद का उनका जो पीरियड है 30 दिन का, उसका आकलन आप कैसे करते हैं? तो उसका आकलन ये है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला था कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। निश्चित रूप से वो कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जो बच्चियों की शादी है उसके पैसे बढ़ाकर 51,000 रुपये किए गए। गौशाला का निर्माण की बात हुई और प्रशासनिक सर्जरी जिस तरीके से कमलनाथ जी ने की है, वो निश्चित रूप से इस प्रदेश में एक नया संदेश देती है। इतने बड़े बड़े काम करने के बाद अखबारों में करोड़ों रुपए के विज्ञापन जो पिछली सरकार में आते थे वो बचाए गए हैं और प्रदेश की जो नाजुक हालत थी, आर्थिक स्थिति खराब थी, उस ओर भी वो एक नया कदम उठा रहे हैं। और 1,000 करोड़ का लोन लेने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है, सरकार चलाना है तो 1,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं, लेकिन 50,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश हुआ है और उससे विकास के रास्ते भी खोले जा रहे हैं।
तो अगर जहाँ पैसों की आवश्यकता होगी, पिछली सरकार में तो हर 3-4 माह में लोन की प्रक्रिया चालू हो जाती थी, कभी 1,000 करोड़, कभी 3,000 करोड़, तो 1,80,000 करोड़ के आसपास कर्जे में हो गया हमारा प्रदेश। तो कमलनाथ गोविंद मालू जी, 30 दिन कमलनाथ सरकार के, केवल पार्टी के चश्मे और नजरिए से जवाब मत दीजिएगा, एक अनुभव के नाते बताइए कि 30 दिन कैसे हैं। प्रतीक जी, पहली बात तो ये कि सरकार का मुखिया पर्दे के पीछे कौन, अंदर कौन और बाहर कौन, 3-3 मुख्यमंत्री, 2 शेडो, एक सामने दिख रहा है। इसके बाद जो प्रक्रिया प्रारंभ की तबादलों की सरकार के रूप में ये अभी जानी जा रही है। अभी तक जहाँ तक कर्ज माफ़ी का सवाल है, केवल हस्ताक्षर कर देने भर से या एक परिपत्र जारी कर देने भर से कर्जे माफ़ नहीं, कर्जा माफ़ की जब तक क्रियान्वयन की प्रक्रिया वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, किसानों तक नहीं पहुँचेगी। क्योंकि जब चुनाव में गए थे, अब चुनाव में जब प्रचार किया गया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने और प्रत्याशियों ने कि सारे कर्जे माफ़ कर देंगे हम आपके, उस समय कई लोगों ने तो फॉर्म भी भरवा लिए थे कि आपका सब कर्जा माफ़ हो जाएगा। उसके बाद फसली ऋण माफ़ करेंगे हम, फिर 31 मार्च का आया, फिर 12 दिसंबर का आया। अभी कल की घटना है, खरगोन जिले के 3 जगह का उदाहरण मैं आपको बताऊं कि एक का 2.5 लाख का लोन था, उसको 25 रुपये माफ़ जी, एक का 300 रुपये प्रकाश, एक का 60,000 का लोन था, उसको 300 रुपये माफ़ किए, एक का 2,20,000 का था राजेंद्र सिंह का, खरगोन जिले का, तो उसके माफ़ किए 300 रुपये। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर हमने क्या बोला। क्रियान्वयन की शक्ल में जब वो जनता तक जाएगा, जब वो वहाँ पर पहुँचेगा, तब उसको होगा। दूसरी बात मैं कहूँ आपको, देखिए ये कर्ज माफ़ी करना, ये करना, ये लोकप्रिय घोषणाएं होती रही, लेकिन कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का जो काम मध्य प्रदेश में पिछले दिनों चल रहा था, उनको उपज का मूल्य मिले, उनके लिए हम अच्छा मार्केट, कृषि की उत्पादकता बढ़ा के आपने कौन सा ढेर पाड़ लिया सर? उसके बाद भी किसान आत्महत्या कर रहा था आपके राज्य में। नहीं, किसान आत्महत्या केवल फसल फेंक रहा था, प्याज फेंकी है उसने, लहसुन फेंका है, उत्पादकता बढ़ी तब फेंका ना सरकार ने, उत्पादन बढ़ा के कौन सी तिजोरी भर गई? सरकार ने एमएसपी पर नहीं खरीदा ना, सरकार ने एमएसपी पर खरीदा, 8 रुपए किलो में प्याज खरीदा, ऐसा नहीं। और भावांतर योजना के जरिए उनको ऐसा नहीं कि कोई ऐसा लगे कि मुफ्त में दे रहे हैं, हमारी जो राशि उसका अंतर हमको दिया जा रहा है। ऐसी सरकार ने जो हमेशा किया, तो ये जैविक खेती में मध्य प्रदेश 30 दिन में कमलनाथ सरकार ने आज नौकरशाही पे नकेल कसने में कामयाब रहे ना। देखिए नहीं, आपके यहाँ तो 2-3 अधिकारी सरकार चला रहे थे। प्रतीक जी देखिए, अभी तो जुम्मे कितने दिन हुए हैं, अभी सामने 30 दिन हो गए चीज नहीं, पर अभी तो पहला है ये कि अधिकारी के बदलने का काम, प्रतिबद्ध अधिकारियों की जो फौज खड़ी करने की कोशिश की जाए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस, जब हम भी आए थे सत्ता में, तब भी हमने सारे एक साथ ऐसे नहीं बदले थे। कांग्रेस के कई जमाने के अधिकारी लंबे समय तक चलते रहे। वैसे कई लोग जानते हैं कि उनमें से कई अच्छे बड़े अधिकारी थे कांग्रेस के जमाने में, जिनको दिग्विजय सिंह का खास कहा जाता, तो वो हमारी सरकार में भी अच्छी जगह, क्योंकि अच्छा काम करने वाले अधिकारी, मोहंती को शटडाउन कर दिया था, अच्छा काम करने वाले अधिकारी को आप अच्छी जगह, खास अधिकारी मोहंती को तो आपने 15 साल लूप लाइन में एक की बात मत करिए आप। देखिए एक की बात मत करिए, मैंने कई सारे अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दिन भर आप करिए तबादला, लेकिन रिजल्ट मिलना चाहिए। आप करिए ना आपके हिसाब से, आप दिन भर, लेकिन अभी केवल सरकार तबादले में लगी है। नवनीत शुक्ला हमारे बीच मौजूद हैं, तटस्थ हैं, पत्रकार हैं, इनके अपने अपने चश्मे हो सकते हैं, राजेश चोकसे के और गोविंद मालू जी के। नवनीत भाई, 30 दिन का आकलन आप कैसे करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट की तरीके से? नहीं, देखिए एक बात बड़ी साफ है प्रतीक जी कि एक परिपक्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा भी मालू जी ने कहा कि वो एक को 325 रुपये मिले, एक को 200-300 रुपये, ऐसे 25 रुपये मिले। ये देखिए, ये तकनीकी खामियां, इसको भी यूँ समझ लीजिए आप कि आपको भी याद होगा शायद कि जब आपके मुआवजा बटा था तो 200-200 रुपए के चेक दिए थे, वो बाउंस हो गए थे। खरगोन में भगवानपुरा में 2 रुपए का चेक दिया था, उसने मंत्री को भेंट किया था, उसने भेंट किया था और वो बाउंस हो गया। जाके 2 रुपए का चेक दिया, फसल बीमा का 2 रुपए का चेक। नहीं, एक उदाहरण बता रहा नहीं मैं आपको, आप ये तकनीकी खामियां कहलाती है, इसके पीछे बदनीयती नहीं थी। देखिए पहले यह था कि 2 लाख रुपए कर्ज कमलनाथ जी ने कहा था माफ करने का, और मार्च तक के कर्जों में जो बात तकनीकी रूप से गलत सामने पाई जाई थी कि बहुत सारे किसानों, मेरी बात है, बहुत सारे किसानों के कहना था कि भाई साहब हमने 31 मार्च को जो एक्चुअल पेमेंट था हमने अल्टा पल्टी कर लिया, तो हम तो वहीं आ गए लौट के वापस, हमारे तो कर्ज माफ ही नहीं हुए। फिर जब ये तकनीकी गलती समझ में आई तो कमलनाथ जी ने उसको संशोधित करते हुए दिसंबर तक के कर्ज माफ कर दिए। पहली चीज।
दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपने कहा कि कर्जों की घोषणा कर देने से कर्जे माफ़ नहीं होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार सरकार अगर पत्र जारी कर देती है तो उसके बीच में 1 रुपया भी कोई बैंक उस तारीख का किसी भी किसान से वसूल नहीं कर सकती। अगर करेगी तो बैंक के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, क्योंकि सरकार ने आपको चिट्ठी लिख के दी है। नहीं, पर सर मैं आपको थोड़ा सुधारना चाहूंगा कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं देगी बैंक तब तक उसके ऊपर कर्जा है, उसके हाँ, माथे वो कर्जा पर। रहेगा, पर और जब तक बैंक सर्टिफिकेट तब तक नहीं देगी जब तक कि मध्य प्रदेश सरकार उसके खाते में पैसा जमा नहीं करा देगी। उसका रास्ता ये नाबार्ड का रास्ता निकालना पड़ेगा, रिजर्व बैंक का रास्ता निकालना तो पड़ेगा। तब तक के लिए सरकार बाकी कर्ज के लिए जो है वो बाकायदा उसका पत्र देती है सरकार कि आप ये भुगतान हम दे रहे हैं। सरकार की अपनी गारंटी भी तो होती है ना कोई चीज। भुगतान कब देगी? हाँ, तो भुगतान देने वाली, हाँ, वो कब देगी तो उसकी प्रक्रिया होती है ना। आप भी समझ रहे हैं कि आपको अनुपूरक बजट पास करना पड़ा, क्योंकि पिछली सरकार पूरा बजट झाड़ू लगा के जा चुकी थी। नहीं, खजाना खाली, खजाना बिल्कुल खाली। तो निश्चित रूप से जयंत मलैया नहीं कह दिया ना, बात खत्म हो गई। आप खजाना खाली है तो कोई भी सरकार आएगी तो उसको निश्चित रूप से, ये तो मैं कहता हूं कि अंग्रेजों की जो प्रक्रिया चालू की गई थी इस बजट को लेकर, नहीं तो अगले साल का बजट भी इस साल में वापर के ठिए पाए लग गया होता अभी हाल पुरानी सरकार में। पर चूंकि एक प्रक्रिया बहुत अच्छी बनी हुई कि भैया आपको अगला बजट का अनुमोदन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे काम कर सकते हैं। तो उस आधार पर काम हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ जी के काम करने का तरीका ये को, एक तो मितव्ययी है जो उन्होंने काम करने का तरीका बता दिया कि अभी अगर किसानों के कर्जे माफ़ होने की स्थिति होती तो मैं समझता हूं कि अगर भाजपा की सरकार होती तो कम से कम 2 से 3 लाख लोगों को भोपाल ले जाया जाता, उनके खाने की व्यवस्था होती, उनका जुलूस अखाड़ा निकलता, इवेंट होता। तो इवेंट बनाना शिवराज सिंह जी चौहान जो थे वो मुख्यमंत्री तो थे ही, इवेंट मैनेजर भी थे। इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे थे वो, क्योंकि हर काम को भुनाने का हुनर जो था और लगभग 50 करोड़ रुपए के विज्ञापन भी मध्य प्रदेश में चलते हैं। अब क्या होता है, देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कमलनाथ के आने से निश्चित रूप से उद्योगों को फायदा होगा, व्यापार को फायदा होगा। मैं अभी सिर्फ 30 दिन पे आपको फोकस रखना चाहूंगा, ये होगा तो अपन देखेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। इन 30 दिनों में उसकी बानगी दिखना शुरू हुई है। इन 30 दिनों में आप ये खुद महसूस कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ व्यापारी खुद अंदर से कहता कि नहीं ठीक है। आप देखिए एक जीएसटी का मामला भी हमारे सामने आया कि आज आप जीएसटी को लेकर वो संशोधन कर रहे हैं इतने दिनों बाद में जो संशोधन पहले दिन करना थे आपको। मतलब व्यापारी थक गए, बर्बाद हो गए, उसके बाद आपने संशोधन किए। मध्य प्रदेश सरकार ने आते से ही सबसे पहले वो काम करना शुरू किए थे जिसके बारे में उनका कमिटमेंट था। तो इसका एक लाभ तो निश्चित रूप से दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि यार 30 दिन, आप भी समझते हैं कि 30 दिन बहुत कुछ नहीं होते, पर निश्चित रूप से आपने एक बात कही कि पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, तो एक विश्वास निश्चित रूप से बाजार में है कि यार सरकार कुछ कर। राजेश चौकसे जी, मैं यहाँ पे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था के मामले में भी पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं कि जिस तरह से 2 दिनों में 2 बड़े घटनाक्रम हुए। इंदौर के सबसे व्यस्ततम चौराहे में जिस तरह से बिल्डर को गोली मारी गई दिन दहाड़े, मंदसौर में जिस तरह से नगरपालिका अध्यक्ष को गोली मारी गई, जिस तरह से कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था, और जिस तरह से करौतिया कांड हमारे सामने आया और मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा कि इस तरह की घटनाएं में कोई बचना नहीं चाहिए, जांच करिए, पुराने अधिकारियों की जांच करिए। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ को ये बाला बच्चन और कमलनाथ को, क्योंकि गृह मंत्री भी कमलनाथ जी की गुट का है, ये ठीक कह रहे हैं कि अलग अलग गुटों की सरकार है, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को गृह मंत्रालय, ये जो कानून और लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इस पर और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं लगती आपको राज शुक्ला जी? राज चौकसी नहीं, निश्चित लगती है। कोई भी घटनाक्रम इस शहर को लेके होता है तो वो शर्मसार करता है पूरे शहर को। हम लोगों ने ट्विंकल वाला जो कल्लू करौतिया वाला कांड था उसकी रिपोर्ट भी कमलनाथ जी को भेजी थी। आप और हम सब भी समझ रहे हैं कि उसको बचाने में कौन लगा था और वो किस पार्टी का कार्यकर्ता था। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है, जो ये घटना है, जैसे बीजेपी के अध्यक्ष की घटना हुई मंदसौर में जो भी, तो वो उनके ही पार्टी के लोगों ने उनको मार दिया। जहाँ तक संदीप तेल वाला मामला है, वो उनका कोई लेन देन का और पर्सनल मामला था। लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होना चाहिए, पुलिस की कमांड अपराधियों पे होना चाहिए, यह हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और इस संदर्भ में कल मेरी सयन वर्मा जी से और बाला बच्चन जी से भी बात हुई कि इस शहर के अधिकारियों की मीटिंग ली जाए और उनको सख्त इंस्ट्रक्शन दिए जाएं कि इस तरीके की घटना होगी तो हम इसको किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया करेंगे। इसीलिए कल हमारे प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन इंदौर भी आ रहे हैं और वो एक मीटिंग भी अधिकारियों की लेंगे। गोविंद मालू जी, देखिए प्रतीक जी, हत्या जो है वो आपके कार्यकर्ता ने की है मंदसौर में। जी, मैं आपसे ये निवेदन करूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो आने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो जाता। 15 साल
भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और कई सारे ऐसे लोग जो फोटो खिंचा जाते हैं। आर खान, आपने नाम सुना होगा। करोतिया तो एल्डर नहीं, आप सुनिए पर नवनीत जी, आप नवनीत जी तटस्थ हैं, आप तटस्थ ही रहिए। आर खान दिग्विजय सिंह के साथ फोटो था, झिरण्या हथियार कांड का आरोपी था, कांतिलाल जी के साथ भी थे उसके फोटो। हाँ, तो इसलिए सरकार, ये कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था। और हम तो कह रहे हैं ना कि भाई हत्यारा जो भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हत्या करे, अपराध अपराध है, पर ये बात, इसका कोई सवाल ये नहीं। राजेश चौक से मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी करोतिया परिवार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुदर्शन गुप्ता लगातार सक्रिय रहे। बिल्कुल नहीं। देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन में उसका खात्मा तो हुआ नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में तो हम लोग गए थे, इन्वेस्टिगेशन में तो था ही भाई, सुदर्शन भाई खुद लेके ये लगातार उस पर कार्रवाई पुलिस की जारी थी। और चूंकि अब उसके बाद में मैंने क्या कहा, हम उसको बचा नहीं रहे। अपराध अपराध है, किसी ने भी किया हो अपराधी को दंडित होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन बंदवार की सरेआम हत्या कर देना, वो जो लोग, जिन लोगों ने हत्या की उनको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो आने से कार्यकर्ता नहीं हो जाता, वो तो हिस्ट्री शीटर था, उसके पास तो 50 मुकदमे पहले ही थे। अब ऐसे कई लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सार्वजनिक समारोह में आते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता। जो अध्यक्ष और चलिए वो चलो इंदौर का मामला देखें कि इतना खुला रूप से वो एक व्यवसायी की सरे राह वहीं पर थाने के पास हत्या हो जाए, धाए धाए गोलियां चलने लगे। ये कानून व्यवस्था इसलिए क्योंकि एक तरह से नौकरशाही का मनोबल, ये तबादले ये वो इससे टूटा है। और मैं समझता हूँ कि नहीं हमारे भी होते थे थोड़े तबादले। मैंने कहा केवल इसलिए कि ये बीजेपी के कार्यकाल में 20 साल यहाँ रहे, इसके कारण कर दिए। आपका अधिकार है, आप करिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आप शासन चला रहे हैं, आपकी जहाँ इच्छा वहाँ करिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टेरर होना चाहिए। आप कोई भी देखिए, अधिकारी कैरियरिस्ट होता है, अधिकारी आईएएस और आईपीएस जो कैरियर वाला है, पर आपने उसको कोई मतलब नहीं रहता है, सरकार कोई भी आए उसकी बात कहना। लेकिन अब इस तरह से अपराधी यदि खुलेआम आ जाएंगे। के मुद्दे का जवाब दीजिएगा। अजय कोरतियो का आपने एल्डरमैन बनाया, वो तो हत्यारा निकला। और एल्डरमैन तो सरकार बनाती है। कि मैंने क्या कहा आपसे कि अगर कल्लू करोतिया, अजय करोतिया, कोई भी यदि वो अपराधी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कभी नहीं बना करा कि कार्रवाई नहीं हो, हमने उसका खात्मा नहीं कराया कि उसको खात्मा करा रहे हैं। लगातार कार्रवाई चल रही काम करेगा, लगातार कानून अपना काम करता है, करेगा। मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट अब आपका स्टेटमेंट हो गया और नाम बचाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था कि कानून ऐसे तो कई सारे तंदूर कांड से लेकर कई हो चुके हैं। लड़की के माता पिता जब रो रहे हो, सही दिशा बता रहे हो और अपराधी ने किया, सरला मिश्रा हत्याकांड, विधायक और सांसद दूसरों के पास अगर जाके बोले और किसी की मदद करे तो उसको क्या रूप दिया जाएगा? अपराधी दूसरे दिन पकड़ा था। दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप थोड़ी कम हो जाएंगे। अभी अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं और केवल अभी तफ्तीश जारी है। तो मैं समझता हूं कि प्रशासन लचर अवस्था में है। कानून व्यवस्था के नवनीत शुक्ला जी सख्त प्रशासन। हाँ, कमलनाथ जी ने अभी बीच में एक आदेश जारी किया था, मैंने उस दिन उसकी तारीफ भी की थी, लेकिन उसके साथ ये भी बताया था कि वो राजनीतिक दबाव प्रभाव के तहत ऐसे अवैध मादक पदार्थों के अड्डों पर कार्रवाई करेंगे, करना चाहिए। आईजी को सबको पत्र लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसे मादक पदार्थों के अड्डों के कारण, अवैध गतिविधियों के कारण ये पनपते हैं इस तरह के अपराधी, उनको खत्म करना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस के केवल कमलनाथ जी के द्वारा जारी करने से क्या वो हो जाएगा? क्योंकि राजनीतिक जो उसमें दबाव प्रभाव उससे क्या बच पाएंगे अपराधी? मैं ये कह रहा हूं। हमारे साथ नवनीत शुक्ला जी बैठे हैं, हम इनका भी हमको देखिए भाई समय लेना चाहिए। देखिए प्रतीक जी, इस पर दो चीजें हैं। एक तो आप कानून व्यवस्था और हत्या, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। पुलिस के लिए एक दिन में 3 हत्या हो जाए, बलवा होकर हत्या हो जाए, अपहरण होकर हत्या हो जाए, ये अलग मामला होता है। एक कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी बाहर निकल के किसी को गोली मार दे तो पुलिस का मानना ये रहता है कि भैया आपने अंदर क्या कर रखा, हमको तो बताया नहीं है आपने। पर पुलिस की व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था वाला मामला, जो डर पैदा होना चाहिए गुंडों में, हम पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि इस शहर में गुंडों पर डर पैदा होना चाहिए, जो डर खत्म हो चुका है। लोग टीआई की कुर्सी बैठ जाते हैं। देखिए आज आप भले कह रहे हो कि कानून का आप मदद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जब तक वो अपराधी नहीं होता आप उसके साथ खड़े होते हो। आप चाहे हरियाणा का मामला ले लो, चाहे राम रहीम का मामला ले लो, कि आप राम रहीम के साथ खड़े थे, तो आप आशाराम बापू के साथ भी खड़े हुए जाके कि देखते हैं गलत आदमी संत को परेशान कर रहे हो। ये सब हुआ इंदौर में ना, भाजपा के कार्यकाल में हुआ ये। पर जब सजा हो गई तो सब पीछे हट गए।
मेरा मानना ये है कि आपको सबसे पहले पुलिस को इस शहर में कानून का डर पैदा करना चाहिए। और कानून का डर कब पैदा होगा? जब कानून का डर साहब गुंडों में पैदा होना चाहिए। इस समय तो ये दिक्कत है सही कि बात है, जनता मैं तो में कानून का डर है, जनता में डर है। हम गोली चला रहे हैं, आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ शूटर्स आ रहे हैं, देखिए, आपके शूटर्स आ रहे हैं इस शहर में। आपके शासनकाल में आम आदमी डरा हुआ था कि मैं हेलमेट लेकर नहीं निकलूंगा तो पता चला ऐसी घटना कम नहीं हुई, ऐसे शूटर्स नहीं आए, डीआईजी ऑफिस निकल में पड़े, जाएंगे, डीआईजी से और पैरवी सुपारी करेंगे, किलर आ रहे हैं, उसको कहीं ना बचाएंगे। कहीं अगर आप ये पता कर चला रहे हो जाता तो है दिन कि दहाड़े सरकार कनाडा बैंक बनते ही, आपके कार्यकाल में लूटी गई थी, गोली सरकार चला के बैंक बनते लूट ही, के ले गए इसी शहर सरकार के बनते शूटर। ही, तो आप ये मत नवनीत बोलिए जी, 3-4 सरकार बैंक बनते ही, और 50 तो मैं कांड गिना दूं कांग्रेस के सरकार में सरकारों लूटी के गई टाइम बैंक पे। है। मैं आपसे फिर कह रहा आप हूं, हमारे भाजपा राम रहीम की आप बात कर रहे हैं, हम देखिए, 50 कांड अपराधी गिना की सकते कोई हैं। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी कोई पार्टी नहीं होती। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अपराधी तो हमेशा जिसकी जिसका पार्टी लाभ होती है उसके मिलेगा साथ चले जाते उसने हैं। 15 साल लाभ उठाया भाजपा का। राजपूत तो वो जो है जिसने मैं ये कह रहा हूं- राज के पूत हाँ, तो वो संधि जो विच्छेद कर लीजिएगा, हाँ, वरना ये शो विवादास्पद हो जाएगा। हाँ, तो वो जो है वो राज के पूत जो है उनको आपका संरक्षण था, आप माने भले ही कोई ना, वो संरक्षण एक नहीं अलग दिया बात हमने है। आज तक। आप अपराधों के मामले में हमारा चलिए मैं फिर विषय पे डालना चाहूंगा कि कमलनाथ ने जो एक बात और नवनीत जी, आप जल्दी चाहूंगा कि कमलनाथ जी ने कहा कि हम एक तो मेट्रो ट्रेन के बारे में वो बात कर रहे हैं, जो मेट्रो ट्रेन जिसके बारे में कहा जाता है बहुत बड़ी फिजूल खर्ची है, 2 शहरों में चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, उसका कितना संचालन का खर्चा कितना आएगा, संधारण का खर्चा कितना आएगा, उसके पर उन्होंने जो पुनर्विचार किया, ये बताता है कि वो एक बहुत अच्छे प्रशासनिक वो है। देखिए प्रतीक जी, उसमें मैं ना पिछले 3 दिनों से मैंने खूब स्टडी भी की थी उस मामले में, और मैंने उस पर लिखा भी था, मैं आपको बता देता हूँ। और जो हमने लिखा था उसके अंदर तो एक बात ये हुई थी कि आप बीआरटीएस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, पहली चीज़ से समझ लीजिए आप, क्योंकि वो 2200 करोड़ की योजना थी। और दूसरी बात ये थी उसके अंदर कि आपने बीआरटीएस को पूरी तरह से डेवलप ही नहीं किया है, क्योंकि बीआरटीएस से लगे हुए जितने एमआर के रोड हैं, मास्टर प्लान के जो रोड हैं, उसमें हर आधा किलोमीटर के बाद में आपको एक रोड खुलता है। तो ट्रैफिक जो है वो आपका जब तक दूसरे सेक्टर पर नहीं जाएगा तब तक आप जो है बीआरटीएस का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। और आपके लिए बहुत ज़रूरी बात यह है कि MR1 से लेके MR15 तक कि अगर आप सारे रोड खोल देते हैं तो MR10 की तरह बन जाएंगे वो। तो जो बेसिक ट्रैफिक जो पलासिया से लेकर आपको मिल रहा है वो सारा ट्रैफिक, और ये बात उनकी समझ में आई, 7,500 करोड़ रुपया इंदौर शहर में लगाकर मेट्रो ट्रेन चलाना कोई बहुत समझदारी का काम नहीं होगा, इससे दूसरे शहरों का विकास रुकेगा। इसकी बजाय मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वही बात है कि कल अभी किसी दैनिक ने मुद्दा भी उठाया था कि अगर 15 पुल इस शहर को मिल जाएं तो अगले 15 साल 20 सालों तक इस शहर की ट्रैफिक की समस्या खत्म हो सकती है। कोई नहीं, राजेश शुक्ला जी, आप चौकसे आपके जो नेता हैं राजेश चौकसे जी, वो कह रहे हैं कि बीआरटीएस उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने भी कही थी कि मेरा बस चले तो मैं बीआरटीएस उखाड़ के फेंक दूं। दोनों के विचार बहुत मिलते हैं, दोनों के विचार बहुत मिलते हैं इस मामले में। लेकिन वो जो कैलाश विजयवर्गीय थे वो शोले के ठाकुर थे, उन्होंने कहा था कि मैं तो शोले का ठाकुर बना दिया गया हूँ, मेरे हाथ काट दिए गए। तो अब सज्जन वर्मा के तो हाथ नहीं कटे हुए हैं, वो तो अभी भी ठाकुर है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सज्जन वर्मा जी का जो तर्क था कि बीआरटीएस को उखाड़ फेंकना चाहिए, जनता इससे परेशान है, आम जनता वास्तव में परेशान है। वहाँ पर कमिश्नर साहब ये बोल रहे थे कि 50,000 लोग रोज सुचारू रूप से कमलनाथ जी इस बारे में कोई बड़ा निर्णय लेंगे? हाँ, हम अभी बात कर रहे हैं कमलनाथ जी की उस पे। निश्चित रूप से वो उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं, इस शहर के नागरिक हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ उनकी जन्मस्थली है, तो वो अपनी बात रखेंगे तो उसको मानेंगे कमलनाथ जी, और हम सब भी उनके साथ रहेंगे। गोविंद जी, अधिकारियों ने कहने के बजाय जो अथॉरिटी है उसको ये कहना नहीं चाहिए कि हम उखाड़ के फेंक देंगे। पर ये बात तो है ना, मेट्रो ट्रेन के बारे में कितना बड़ा निर्णय लिया कमलनाथ जी ने। आप लोग तो 2-3 मुख्यमंत्री आप जो है बेवकूफ बना रहे थे, दो चुनाव से मेट्रो 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 की बात जरूरत ही नहीं, फिजिबल ही नहीं है मेट्रो। उसका हमने वो चालू कर दिया था। देखिए उसके बैनर पोस्टर लगा के 2 चुनाव लड़ लिए भैया। इतना इसके बाद इसको संशोधित करने के लिए या अगर उसको उखाड़ना है, जो भी करना है आप करिए ना, बोलने की क्या जरूरत है, आप करो। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें संशोधन की भी गुंजाइश है, जो चीज बन चुकी है उसमें कैसे अच्छा ईमानदारी से बताइए गोविंद जी, क्या ईमानदारी से बताइए गोविंद जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कमलनाथ जी ने चाल चलना शुरू करी है, उनकी सरकार ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ना शुरू करी है, धीरे धीरे जो गाड़ी स्टेशन से छूटती है और रफ्तार पकड़ती है, तो क्या आपको लगता है कि 5 साल एक बहुत ही प्रभावशाली, ईमानदारी से मैं जवाब चाहूंगा, 5 साल मेरी बात प्रभावशाली सरकार, मेरी बात सुनिए, केवल खजाना लुटाने से माले मुफ्त धीरे खजाना है कहाँ? नहीं सुनिए मेरी बात, खजाना आप छोड़ कहाँ गए? मेरी बात सुनिए आप, खजाना तो अरे रेवेन्यू तो आ ही रहा है ना। अरे भाई 1 लाख करोड़ का बजट है हमारा देश प्रदेश का, तो पैसा तो आ रहा है ना, रेवेन्यू थोड़ी आ रहा है, रेवेन्यू बंद थोड़ी हो गया।
रेवेन्यू भी आएगा, रेवेन्यू भी आ रहा है, कर्जा भी ये लेंगे। आप रास्ता लेके घी नहीं पिया है, आप रास्ता बताओ कर्जा लेने का। कर्जा लेके घी नहीं पिया है, हमने डेवलपमेंट किया है, विकास किया है। और हमारा क्या होता था, आप चुनाव नहीं हारते। इरिगेशन, सड़कों और बिजली के मामले में हमने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया है। उस सरकार में क्या हालत हुई थी 2003 में, कैसे जाती सरकार? 10 साल का अगर आइकॉन था, उनके सरकार मॉडल थी, तो पेश करते जनता के बीच में, उसको कभी पेश नहीं करेंगे। वो मालूम है कि वो 10 साल का काला इतिहास था, उसको कभी पेश नहीं करेंगे। ये हमारे 15 साल जो हैं वो उजले 15 साल हैं, विकास के 15 साल हैं, विकास का मादा रखने वाली सरकार के हैं। हमने विकास भी बताया है, विकास कैसे किया जाता है, और हमने पहली बार ये बताया है कि हमने घोषणा पत्र पर अमल करना क्या होता है। कांग्रेस ने कभी घोषणा पत्र तो शुरू कर दिया, आधे घंटे बाद, अभी आज तक बात नहीं की, अभी तो शुरू हुआ है भाई, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि चलिए काम बहुत सारी डेवलपमेंट का है, धन्यवाद, उत्पादकता बढ़ाने का है भाई, गोविंद भाई विकास को को गति समझना देने पड़ेगा का है। कि इस 10 पर अभी साल काम कुछ नहीं जो हुआ। मनमोहन सिंह राज की भाई, सरकार गोविंद रही जी, है, गोविंद जी ने कुछ पॉइंट अच्छे बताए। मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है, उसमें खुले मन से पैसा भेजा है इस प्रदेश को। आप नहीं, ये वो विकास आएगा का ना। एक उदाहरण है। देखिए, वो मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा गोविंद हिस्सा जी है, ने जो कहा कि हिस्सा आप आएगा। बाकी बहुत सारे वचन बाकी है। हाँ। आप बताइए 3.5 लाख कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी हैं, आपका वचन पत्र कहता है कि आप उनको रेगुलर वेतन पे लेंगे, नियमित करेंगे और रेगुलर वेतन देंगे, जो मतलब 25 साल 30 साल पुराने लोगों को मिल रहा है 7वां वेतनमान। ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात नहीं, ये इसमें तो आप आए नहीं अभी तक। आपने लोक लुभावन जो तत्काल आपको लगा कि चूंकि राहुल गांधी ने कहा था वो आपने कर दी, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी बड़ी उसमें भी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। वो कैसे अभी पूरा जैसे करेंगे? अभी नवनीत जी ने कहा था, मैंने बोला नहीं बीच में, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कर्जा माफ करना मतलब आपने ये बोला कि 2 लाख रुपए आपके खाते में जमा हो जाएंगे। देखिए, फसल बीमा की बात अलग है, उसका तो 15 लाख आ जाएंगे, इसमें कोई आकलन नहीं। 2 लाख रुपए आपके खाते में जमा हो जाएंगे। आपका कैसा भी कर्जा होगा, आप गांव में जाके पूछिए। ये बोला था कैसा भी कर्जा होगा, चाहे उसमें तो साहूकार का भी कर्जा वो मान रहा था, 2 लाख रुपए साहूकार का कर्जा नहीं है। उसका आकलन कैसा 300 रुपए का और 25 रुपए का, मुझे ये बताओ। उसका जब 2.5 लाख रुपए बाकी है और 2 लाख रुपए जमा कर दो। सिंह चौहान और उसके बजट चुनाव बाद 50,000 रुपए किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो आज तक नहीं कर पाए। नहीं, रॉ बात है कि उन्होंने 2 लाख के कर्जे की घोषणा करी है, बाकी घोषणा में आके 2 लाख लगेगा। रुपए बाकी घोषणा कैसे पूरे करेंगे? उसमें ये कहा कि 5 लोग घर में 10 लाख रुपए आ जाएंगे आपके। करो ना, 300 और 25 रुपए का क्या है? आपको ये आकलन करना था नवनीत जी। क्या उसका आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि 25 रुपए और 2.5 उसका आकलन चल रहा है? भाई 2 लाख रुपए माफ करने की बात करी, 2 लाख रुपए आपके खाते में चला जाएगा। देखिए, मैं आप मेरी बात समझ नहीं पाए हो। मैं आपने कहा कि आपके समय में जो 200 रुपए का अरे वो आप फसल बीमा की बात मत करो। मैं आपसे बात 2 रुपए का चेक आया था, तो वो सही था क्या? अरे वो आपने थोड़ी बोला कि हम 2 लाख रुपए डाल देंगे खाते में। ये इन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए आपके कर्जा आपका माफ करके हम आपके खाते में जमा कर देंगे, बात खत्म हुई। वो तो उसका तो आकलन होता है भाई, अनावरी सिस्टम है, वो सिस्टम से आकलन होता है, ऐसा थोड़ी है। उसमें कहीं गड़बड़ हो सकती है, इसमें आकलन के सवाल ही नहीं। जिसके पैसे बाकी 2.5 लाख रुपए बाकी, नवनीत जी का कमेंट 2 लाख रुपए जमा करो। एक बात जरूर है, आप ये नहीं देखिए, राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी कि जो अच्छे काम हुए हैं। मैं एक बात निश्चित रूप से कहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में जो 3 मुद्दे बेसिक हुआ करते थे, पानी, बिजली और सड़क, ये पूरे निश्चित रूप से इन 15 सालों में शिवराज सरकार के कार्यकाल में ये मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब जो नई सरकार आई है उसके लिए वो ये नहीं कह सकती कि सड़कों को ले, वैसे भी आपने, हालांकि वो अलग बात है कि बीओटी में आपने पूरा जाल बिछा दिया और सब इंदौर से भोपाल जाने के 300 रुपये लग रहे हैं, आपको सारे पैसे लग रहे हैं, ये अलग विषय की बात है। पर ये मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं, बिजली, पानी और सड़क के। आज जो मुद्दे हैं प्रतीक भाई, वो हैं रोजगार के। सबसे जरूरी चीज़ जो है वो है रोजगार की। इंदौर में आपने 100 कॉलेज सबसे बहुत पीछे चल रहे हैं। हाँ, और इंदौर में आपने 100 इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए थे, उनकी हालत ये होगी कि 33 में तो ताले लग गए, 15 में विषय ही नहीं बचे, प्रोफेसर ही नहीं बचे हुए। मेरा कहना है सीआरपीएफ के जवानों में कमलनाथ जी से जो एक मिनट पीथमपुर की इंडस्ट्रीज कितनी डेवलप हो गई। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 2 चीजें चाहता हूँ, वो चाहता हूँ कि एक तो कमलनाथ जी जो हैं वो एग्रीकल्चर को लेके एक मास्टर प्लान बनाए। देखिए, आप इजराइल में और दूसरे देशों में हर गांव के हिसाब से एक एग्रीकल्चर का मास्टर प्लान होता है। सरकार आपको पैसा देगी कब? जब सरकार के हिसाब से। अभी क्या हो रहा है, हमारे यहाँ भीड़ चाल हो गई प्रतीक भाई, जो गेहूं बोना है तो बोना है, सारे लोगों ने गेहूं बो डाला है, सारे लोगों ने लहसुन बो डाला है, तो 2 रुपए किलो में नहीं बिक रहा है। वहाँ क्या एक मास्टर प्लान कैसा होना चाहिए कि एक गांव में अगर 50 एकड़ जमीन है तो 10 पे लहसुन बिकेगा, 10 पे ये प्याज बिकेगा, 10 पे आलू बिकेगा, 10 पे। उससे क्या है, सरकार के पास में ये हर बार 1 लाख करोड़ रुपए आप कर्ज माफ नहीं कर पाएंगे, कोई भी सरकार आए। आपको सरकार को ये करना पड़ेगा कि अगर एक फसल आपकी खराब हो रही तो एक ही फसल के पैसे देना पड़ेंगे ना। अभी क्या हो रहा है
आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं इससे इस देश का, इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मैं आपसे फाइनल कमेंट ये चाह रहा हूं कि 30 दिन की जो सरकार है ये आप इसको किस रूप में लेते हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि ठीक दिशा में जा रही है? नहीं, सरकार ठीक मैं दिशा संक्षेप में में, चाहूंगा, बहुत संक्षेप में, सबसे तीनों से कमेंट लेना चाहूंगा। देखिए सरकार का एक प्रयास है चलने का, अभी सरकार चली है, केवल सरकार ने स्पीड नहीं ली है। अभी आप ये मान के चलिए कि सरकार के जो कमिटमेंट थे अभी उस पर आपत्तियां निकल रही, जैसे आपने कहा कि 2 लाख, ये ऐसे मुद्दे हैं जो समय के साथ अपने आप खत्म हो और जाएंगे। आचार संहिता लगने वाली थोड़े दिन, 2 महीनों, 1 महीने का समय है आपके पास में ना, फरवरी का 1 महीने का समय, तो फरवरी तक आपको ये सारे मुद्दे, जब तक अगर आप विश्वास जमाना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से वो सारे काम जो आपने कमिटमेंट पहले कर दिए वो आपको पहले करना पड़ेगा। राजेश शुक्ला जी, आपका कमेंट 30 दिन कमलनाथ के? नहीं, वचन पत्र के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, और इन 5 सालों तक जो जो हमने वचन पत्र में घोषणाएं की है उसको पूरा करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि गोविंद मालू जी को एक चीज़ कमलनाथ जी की पसंद आई कि तस्करी और ये जुआ सट्टा और ये जो तारीफ कर रहे हैं, आगे भी मुझे विश्वास है कि गोविंद मालू जी और भाजपा के लोग उसकी तारीफ करने के दिखेगा आपको, सकारात्मक विपक्ष है ये आपको दिखेगा। और मैं एक बात और कहूँ, फाइनल कमेंट कमलनाथ सरकार जी के 30 दिन के एक ऊपर। अच्छे प्रशासक हैं, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं और बहुत परिपक्व ईमानदार राजनेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बाकी का कांग्रेस का कल्चर और ताना बाना है उसके चलते वो क्या अपनी उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल गोविंद मालू ने उठाया प्रशंसा के साथ कि कमलनाथ को उन्होंने अच्छा प्रशासक माना है। ये उनकी सदाशयता, राजनीतिक सदाशयता, मैं भी इसकी प्रशंसा करूंगा कि वो मान रहे हैं कि कमलनाथ एक अच्छे प्रशासक हैं। 30 दिन में साबित भी हुआ है कि उनने वर्क कल्चर में एक परिवर्तन मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। नौकरशाही दबाव में है और नौकरशाही निश्चित रूप से सरकार की मंशा को भाप कर अपना आचरण कर रही है। भय नहीं होना चाहिए नौकरशाही में, तनाव नहीं होना चाहिए तबादलों का, आपको होना चाहिए कि आप ऊर्जा से भरा हुआ काम करें। आपकी सरकार में टारगेट आप प्रदेश को भयमुक्त बनाना चाहते थे, पर आपने सरकारी अफसरों को भयमुक्त बना दिया। टास्क ओरिएंटेड काम हो उसको देना चाहिए, टास्क दीजिए, आप उसको पूरा करिए। चलिए, आपका आकलन होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद कोई भी हो। गोविंद मालू जी आपका, धन्यवाद नवनीत शुक्ला, धन्यवाद राजेश चौकसे जी, आप सभी का कि आप स्टूडियो में आए। निश्चित रूप से 30 दिन बहुत कम होते हैं आकलन करने के लिए। हम लगातार समय समय पर सरकार के कार्यक्रमों की समीक्षा करते रहेंगे, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए विशेषज्ञों के साथ। लेकिन इतना तय है कि कमलनाथ ने अपने इस 30 दिन में आने वाले दिनों के तेवर दिखा दिए हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।